बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चीजें आज मैं डिस्कस करना चाहूंगा जी। बड़े अरसे से एक कमी महसूस की जा रही थी कि ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक राब्ता जो होना चाहिए, वो जो ब्रिज बिल्डिंग का किरदार अदा करना है, वो कौन करे, और वो एज सच कोई हमें नजर नहीं आ रहा था। फरोग नसीम साहब ने उसकी कमी पूरी की थी, और अभी जो नो कॉन्फिडेंस मूव लाने की कोशिश की गई अगेंस्ट द चेयरमैन सेनेट जी संजरानी साहब के खिलाफ, उसमें बड़े एहसन तरीके से फरोग नसीम साहब ने यह किरदार अदा किया जी। हमने देखा कि जिस दिन बैलेटिंग होनी थी उस दिन ऑपोजिशन के लोग जो हैं, जैसे रजा रब्बानी हो गया, वो भी जाते रहे जनाब, और भी कई लोग जाते रहे और फरोग नसीम साहब के पास, और जाके उन्हें कोई ना कोई रिक्वेस्ट करते रहे, जो कि बड़े अच्छे तरीके से फरोग नसीम साहब ने वो सारी जो उनके कंसर्न्स थे ऑपोजिशन के, उनको एड्रेस किया। सो वेरी वेल डन फरोग साहब। एक तो बात ये होगी, उस पर हम बात करना चाहेंगे कि हुआ क्या, अंदर की कहानी क्या थी, अंदर की स्टोरी क्या थी, वहां पे उस दिन असेंबली के अंदर हुआ क्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि कुछ लोग वहां पे ऐसे मौजूद थे पीटीआई के, जो कि वहां पे उनका होना जरूरी नहीं था। सो उनको फरोग नसीम साहब ने कैसे उन कंसर्न्स को जो कि ऑपोजिशन ने रेज किए, उनको कैसे उन्होंने एड्रेस किया, नंबर वन। नंबर टू, फरोग नसीम साहब ने जब हुकूमत बनी थी तो आते ही 3 माह के अरसे में, बड़ा मुख्तसर सा अरसा था, उसमें फरोग नसीम साहब ने को 12-13 कुछ ऐसी प्रपोजल्स पेश की कवानीन की, जो बन सकते थे कवानीन, और जो असेंबली से पास हो जाते और अपर हाउस से पास हो जाते, तो उससे ना तो पीटीआई की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ना था, ना अपोजिशन की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ना था, लेकिन उससे अवाम की सेहत पे ज़रूर फ़र्क पड़ना था। क्योंकि जैसे इनहेरिटेंस का लॉ है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 12-13 उसमें ड्राफ्ट से, लेकिन इनहेरिटेंस का जैसे लॉ है, जो फरोग नसीम साहब ने जो वहाँ पे प्रपोजल दिया था, जो ड्राफ्ट पेश किया, वो ये था जनाब कि 15 दिन इनहेरिटेंस लग जाएगी। लोग 10-10 साल इंतजार करते हैं, ठीक है, 10-10 साल, कभी एक कोर्ट, दूसरी कोर्ट, कचहरी, थाना, ये वो चलता रहता है। लेकिन जो फरोग नसीम ने जो प्रपोजल दिया था, वो ये दिया था जनाब कि 15 दिनों के अंदर अंदर इनहेरिटेंस जो है वो अगलों को मिल जाएगी। सो वो भी एक प्रपोजल था, लेकिन उस पर कोई आगे काम हो नहीं सका, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वहाँ पे खड़ी हुई है, और ऑपोजिशन खड़ी हुई है इसलिए कि मैं ना मानूं। ऑपोजिशन कहती है जनाब क्योंकि ये प्रपोजल्स, ये ड्राफ्ट, ये कवानीन में तरामीम, ये पीटीआई की तरफ से आई हैं, फरोग नसीम की तरफ से आई हैं, तो ये नहीं होने देनियाँ, चाहे अवाम को रिलीफ मिले ना मिले, लेकिन ये नहीं होना। क्यों नहीं होना, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। और वो जो सब कुछ बनाया था 90 दिन के अंदर अंदर फरोग नसीम साहब ने, वो गया कहाँ। दूसरा, आपने जनाब देखा सोशल मीडिया पे एक क्लिप चल रहा है, और वो क्लिप ये चल रहा है कि जिसमें जनाब जिस दिन वोटिंग हुई और चेयरमैन सेनेट जो है संजरानी साहब के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस लाई गई, तो वहाँ पे बैरिस्टर सैफ साहब चेयरमैन की सीट पे बैठे हुए थे और पोलिंग चल रही थी। और पोलिंग हुई, जब ख़त्म हुई तो उसमें जनाब एक फुटेज जो कि हमारे सामने आई, आई वुड से इट्स नॉट अ कंप्लीट फुटेज, वो कंप्लीट फुटेज मेरे ख्याल में लानी चाहिए। सेक्रेटरी साहब उठते हैं और बैरिस्टर सैफ साहब को कहते हैं जनाब के 54, यानी कि फॉर, FOR फॉर, ठीक है, जो 50 वोट है वो फॉर पड़े हैं, यानी कि नो कॉन्फिडेंस के लिए पड़े हैं। तो बैरिस्टर सैफ जो है, जो कि स्टेज पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा शुरू हो जाता है, और पीटीवी के कैमरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, यानी कि ओवर सेंसिटिव हैं, और उन्होंने वो सारी आवाज़ उठा ली बैरिस्टर सैफ की और सेक्रेटरी की। तो बैरिस्टर सैफ आगे होके पूछते हैं उनसे कि क्या मतलब कि मैं 54, तो सेक्रेटरी साहब कह रहे 54, FOR फॉर। तो वो एक कन्फ्यूजन थी जो कि कम्युनिकेशन में एक शोर शराबे की वजह से समझ नहीं आ पा रही थी। तो फिर सेक्रेटरी साहब ने उनको लिख के दिया जनाब कि ये नंबर्स हैं। वो कहानी क्या थी, वो कहानी, अंदर की कहानी क्या है, क्योंकि वहाँ पे देखे बैरिस्टर सैफ तो बैठा हुआ था स्टेज पे, चेयरमैन की सीट पे बैठा हुआ था,
बैलेटिंग करवा रहा था, और वो जहाँ पे काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग तो उससे 10 फुट परे हो रही थी। सो वहाँ पे जो काउंटिंग कर रहे थे लोग और एक एक वोट को देख रहे थे लोग, उनमें शेरी रहमान साहिबा थी, फारूक नायक साहब थे, जावेद अब्बासी साहब थे, रजा रब्बानी साहब थे, मुशाहिदुल्लाह साहब थे। सो ये सब लोग तो एक एक वोट देख रहे थे। तो वहां पे तो कोई गड़बड़ हो नहीं सकती। गड़बड़ इसलिए नहीं हो सकती कि वो तो रिकॉर्ड सील हुआ पड़ा हुआ है, और काउंटिंग वहां पे जैसे मैंने नाम लिए इन सब सेनेटर्स के, ये काउंटिंग में वहां पे खड़े हुए थे। सो अंदर की कहानी में वो भी आज जानना चाहूंगा बैरिस्टर सैफ से। सो आज मैं बात करूंगा जनाब फरोग नसीम साहब से और बैरिस्टर सैफ साहब से। पहले मैं ज़रा फरोग नसीम साहब से बात कर लूँ और उसके बाद बैरिस्टर सैफ साहब से। सेनेटर फरोग नसीम साहब, मुझे कुछ चीज़ें समझनी है। मैं हमेशा आपसे सीखता आया हूँ और आज भी मैं कुछ चीज़ें सीखना चाह रहा हूँ आपसे और समझना भी चाह रहा हूँ। एक तो मुझे ये बताएं कि सेनेट में हुआ क्या, नंबर 1, और सेनेट में ये सारे ऑपोजिशन के लोग जो हैं ये आपके पास क्यों आ रहे थे बार बार, और क्या वजूहात क्या थी। एक तो होता है, एक रोल होता है ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान, एक ब्रिज बिल्डिंग के लिए कोई ना कोई लोग मुतय्यन किए जाते हैं कि जनाब वो एक रोल प्ले करें ब्रिज बिल्डिंग का बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, जो हमें पिछले कुछ माह में नज़र नहीं आया। एक तो ये हो सकता है कि यू आर प्लेइंग अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, जो मुझे समझ आ रही है, या इसके अलावा भी कोई वजूहात थी जी? देखिए, उसमें राना साहब जब ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो रज़ा रब्बानी साहब बिल्कुल मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत अच्छे शरीफ आदमी हैं। वो मेरे पास आए और उन्होंने ये कहा कि, और उनके साथ एक और साहब थे सेनेटर ऑपोजिशन के, उन्होंने कहा कि जो वज़ीर सेनेटर है तो वो तो असेंबली में यानी सेनेट के फ्लोर में ज़रूर ठहरे, लेकिन जो वज़ीर नहीं है तो उनसे प्लीज़ आपके यहाँ से कोई वज़ीर ऐसा है जो सेनेटर नहीं है तो उससे प्लीज़ कहें कि वो ज़रा सा एक्सक्यूज़ कर ले अपने आप को, चला जाए सेनेट के फ्लोर से, क्योंकि ये सेनेट की रेगुलर प्रोसीडिंग्स नहीं है, यहाँ सिर्फ वोटिंग होनी है। तो मैंने फिर आज़म स्वाति साहब भी हैं और बड़े प्यार से जो भी थे वहाँ लोग, क्योंकि वो शायद ये समझे थे कि गवर्नमेंट के तमाम सेनेटर्स की ज़रूरत, मिनिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनसे प्यार से रिक्वेस्ट की और उन्होंने बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया और वो चले गए वहाँ से। और साथ साथ अपोजिशन से अब दोस्ती भी है, ऐसा थोड़ी है कि वो अदावत ऐसी है। बहुत से PMLN के ऐसे लोग हैं जिनसे प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। अब जैसे जावेद अब्बासी हैं, बहुत प्यार का रिश्ता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अयाज सादिक साहब हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे प्यार का रिश्ता है, उठना बैठना कोई इशू नहीं है। इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले भी भाई हैं हमारे, कोई इशू नहीं है। देखें, बुनियादी तौर पे हर जी होश पाकिस्तानी या पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन वो ये चाहता है कि पार्लियामान में जो लोग आए तो उन पे करप्शन का चार्ज ना हो, करप्शन के इश्यूज़ ना हो। हम किसी ना नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं ना जरदारी साहब के ख़िलाफ़ हैं, सिर्फ करप्शन के ख़िलाफ़ हैं। और पर्सनली किसी से कोई बुग़्ज़ नहीं है, बैर नहीं है, और किसी भी तरह ये मुल्क सबका है, इसी तरह आगे भी चलना है। लेकिन करप्शन एक ऐसी चीज़ है, अगर हमने उसको मिल के चेक नहीं किया, सब ने नहीं चेक किया, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM वाले और PTI वाले तो एक पेज पे हैं कि करप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सब ने मिल के चेक नहीं किया तो देखिए हम आने वाली नस्लों को क्या देंगे। तो लिहाजा अगर ब्रिज बिल्डिंग है, प्यार मोहब्बत है, तो कोई बुरी बात नहीं है। सो अगर ये कहा जाए फरोग नसीम साहब कि देखें, आपने एक बड़ा अच्छा काम किया और बड़े मुख्तसर से अरसे में आपने कुछ ड्राफ्ट बनाए जिससे रिलीफ आवाम को मिलना था, लोगों को मिलना था, कोई आप PTI को सिर्फ नहीं मिलना था। और बाकी मतलब उसके ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स इतने अच्छे होने थे कि एक सस्ता इंसाफ, फौरी इंसाफ और मेरे ख्याल में ट्रांसपेरेंट इंसाफ होता।
सो अगर ये कहा जाए कि नेशनल असेंबली से आप वो ड्राफ्ट अब पास करवा लेंगे तो सेनेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये कहना गलत होगा या दुरुस्त होगा जी? अजय राणा साहब, ये टोटली कोई 12-13 ड्राफ्ट थे। उसमें से 7, 8, 9 तो सब्सटेंटिव लॉज थे, लेकिन सारे मिला के कोई 12-13 के ड्राफ्ट थे। मैंने स्टार्ट इसी जज्बे से किया। मैं आपको एक एक करके बताऊं, सबका नाम नहीं लूँगा। जैसे नवीद कमर बड़े पॉजिटिव इंसान हैं, अयाज सादिक बड़े पॉजिटिव आदमी हैं, बल्कि हमें तो साद रफ़ीक ने भी कहा, बड़े प्यार मोहब्बत से वो पेश आते हैं साद रफ़ीक भी, और कि जी कोई भी पॉजिटिव चीज़ होगी हम बिल्कुल करेंगे। हमें तो यही उन्होंने कहा। और एक्चुअली राणा साहब, फ्रेंकली स्पीकिंग, ट्रेडिशनल सियासतदान में नहीं हूँ तो शायद मैं समझ नहीं पाया। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ खुर्शीद शाह की। खुर्शीद शाह ने मुझे देखा ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और उसने प्यार से साइड में आके, क्यों पुराना वास्ता ताल्लुक़ है, उसने कहा देखो सही, हर चीज़ में सियासत है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। बल्कि वहाँ शाह महमूद कुरैशी भी थे, वो भी साथ मेरे बैठे हुए थे। और फिर जाके मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक रूड अवेकनिंग होती है ना, इंसान आंखें खुल जाती है कि नहीं जी, ये तो ऑपोजिशन जो है हमें किसी भी हालत में, हमारा किसी भी तरह से, कितने भी रफ़ाए अम्मा के बिल्स हों, लोगों के बिल हों जिससे सियासत का ताल्लुक़ नहीं है, तो वो सेनेट में पास होने नहीं देगी, बल्कि नेशनल असेंबली की भी जो कमिटीज़ हैं उसमें भी भरपूर मुखालफत करती है। आपको छोटी सी बात बताऊं, जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, कौन कौन कह चुका कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बहुत ही रेलेवेंट कोर्ट बनने जा रही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्ट होगी, जिसमें कमर्शियल केसेस होंगे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा, सारा कुछ। और उसमें जजेस जो हैं, आप 3 अदद कम से कम बढ़ाएं और बाद में और बढ़ाएं। अभी 6+1 है, यानी 6 जजेस, और चीफ जस्टिस आप 9+1 करें, तो यानी 3 जजेस को बढ़ाने की एक समरी जो थी हमने मूव की। मैं तो जहन में था ही नहीं कि इसको कोई अपोज भी करेगा। ठीक। तो सबसे पहले तो जो नेशनल असेंबली की जो कमेटी थी उसमें हमने देखा कि बेपनाह उसको अपोज किया जा रहा है फॉर समथिंग। लेकिन बहरहाल वो नेशनल असेंबली में क्योंकि हमारी अक्सरियत है, पीटीआई की, एमक्यूएम की, उनके इत्तेहादियों की, तो वो बिल पास हो गया। और रफ़ा अम्मा का बिल है, यानी अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर 3 जजेस बढ़ जाएंगे तो मतलब उससे कोई मेरा, आपका, राना मुबशिर का पर्सनल फ़ायदा नहीं है, अवाम का फ़ायदा है, इस्लामाबाद के लोगों का फ़ायदा है, वहाँ के जुडिशरी का और लॉयर्स का फ़ायदा है, और वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी का फ़ायदा है, वहाँ के वो लोग जिनके लैंड डिस्प्यूट्स हैं उनका फ़ायदा है। तो वो फिर जब मामला सेनेट में गया और सेनेट में लगा रहा, मामलात होते रहे, जब ये कमेटी में गया तो वहाँ कमेटी में जावेद अब्बासी अच्छे आदमी है, तो जावेद अब्बासी को क्यों, उनकी जो पार्टी थी PMLN भी और पीपल्स पार्टी, वहाँ से अपोज भी बड़ा किया, लेकिन कमेटी से वो पास हो के जब सेनेट में चला गया, और ये बड़ा सिंपल था कि वहाँ पास हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं होगा, तो वहाँ एकदम से उस ज़माने में वो ये 2 जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और आप ये देख लिए कि वो क्या क्या उस वक्त कहा गया और आज क्या सिचुएशन है। वकील जो हैं पाकिस्तान के, मुल्क भर के, वो क्या कह रहे हैं, मैं अब उसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि सिर्फ एक झूठा सच्चा एक बात की गई, क्योंकि मुझे इसका बड़ा दुख है। और स्पेशली वो जो बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है पीपल्स पार्टी का, मुस्तफ़ा, अभी उसने ये भी कहा मैं रिज़ाइन भी दूंगा, लंबा सा बच्चा है, हैंडसम बच्चा है, खोकर, वो अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा। अब आप ये देखें कि उसने ये स्टेटमेंट दे दिया कि क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आया हुआ है, लिहाजा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस की जो मोशन है उसको हम वापस लेते हैं, हम उसको ये रिजेक्ट करवा देते हैं या इसके ख़िलाफ़ वोट कर देंगे। ये उसी तरह है कि मुझे याद है बचपन में वो लतीफ़ा एक चलता था कि वो एक साहब पढ़ाने के लिए आए और उन्होंने कहा कि अगर कोई, फ़िज़िक्स के टीचर थे, कि अगर कोई ट्रेन की स्पीड जो है 100 मील पर घंटा हो, ट्रेन की जो उसका जो ट्रैक है वो 15 फुट का हो और डिस्टेंस जो हो वो 100 मील हो,
तो बताइए मेरी बिल्ली की उम्र क्या है? यानी कोई रब्त नहीं। मतलब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर मेलिफाइड रेफरेंस गया, बोनाफाइड रेफरेंस गया, उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस की इंक्रीज स्ट्रेंथ करने से क्या ताल्लुक है उसका? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन जजेस ने भी नहीं बैठता। यानी आप ये नहीं चाहते कि लोगों का फ़ायदा हो। इनहेरिटेंस का कानून है। मुझे नवीद कमर ने अपने तौर पे कितनी दफ़ा उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा कानून है, क्योंकि देखिए 8-10 साल लगते हैं इनहेरिटेंस का डिस्प्यूट सेटल करने में, और ये अल्लाह के हुक्म से जो आपके सामने जो मेरा प्रपोजल है 15 दिन लगेंगे राना साहब, 20 दिन लग जाएंगे, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर इसका तस्फिया है। सारी चीज़ें अटकी हुई हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में जब तक सेनेट की तश्कील या उसकी कॉन्स्टिट्यूशन या उसकी मेंबरशिप चेंज ना हो, हमारे पास कम से कम मेजॉरिटी ना आ जाए पीटीआई और उसके इत्तेहादियों के पास, तो ये इसी किस्म की कोई इंटेलिजेंट बात नहीं हो रही कि या तो ठीक है आप हमें करेक्ट कर दें, आप हमें बता दें कि जी फ़लाँ आपका बिल इसलिए गलत है क्योंकि उसमें ये इशू है। ठीक, मैं सेकंड नहीं लगाऊंगा, मेरे पास कोई ईगो नहीं है और मैं उसको चेंज कर दूंगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ, और मैं खुर्शीद शाह का थैंक यू कर रहा हूँ कि कम से कम उन्होंने मुझे बता दिया, उन्होंने देखा कि यार ये इतनी मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है, उन्हें बता दिया खुर्शीद शाह ने कि यार देखो ये नहीं होगा, आप थोड़ा सा तो। लेकिन खुर्शीद शाह से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, शाह साहब आप तो अच्छे आदमी हो, आप तो पास करवाओ ना इन बिलों को। तो बहरहाल अब ये है आपके सामने। So these bills are in a limbo now because you don't have like absolute majority in the upper house, so it's creating issues. और ऑर्डिनेंस इसका एक हल नहीं है, टेम्पररी है। Yeah, it's temporary. मतलब एक उसका 4 महीने फिर एक्सटेंशन हो जाएगा, फिर लैप्स कर जाएगा, तो उसका फ़ायदा कोई है नहीं। यूजलेस एक्सरसाइज है वो टेम्परेरी रिलीफ है, और उसमें से कोई चीज़ हासिल भी नहीं होगा ऑर्डिनेंस से जी। नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। एक छोटी सी ब्रेक जी, और ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो फ़रूग नसीम साहब से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सेंटर फ़रूग नसीम साहब, खान साहब का विज़िट जो है स्टेट्स का, हिज इंटरेक्शन विद ट्रम्प, और all our lives we had been like talking about this thing कि we should like have like a mediator who should mediate our core issues with India, और वो एक रोल प्ले करे। तो लेकिन you know India has always like has said कि no, we don't want any mediator। लेकिन हमारे एंड में अगर देखा जाए, ये इंडिया के साथ हमारे जो भी मुज़ाकरात हुए, सेक्रेटरी लेवल पे हुए हो या फॉर दैट मैटर हेड ऑफ स्टेट लेवल के भी हुए हो, तो हमारी कोई आउटकम ऐसा जो कोर इशू है हमारा कश्मीर का, उसका कोई आउटकम निकला नहीं जी एज सच। तो अब मीडिएशन के लिए ट्रंप ने कहा जी कि मैं मीडिएशन कराने के लिए तैयार हूँ इफ़ पाकिस्तान वांट्स इट। हम तो पहले कहते रहे हैं कि हम मीडिएशन के लिए वी फॉर इट जी, बट देन अगेन इंडिया, मूडी ने खुद जाके कहा कि जनाब ठीक है आप उसमें जनाब हमें एक रोल प्ले कर दें, लेकिन व्हेन ही वेंट बैक तो वहाँ पे उसको हीट फेस करनी पड़ी अपने ही लोगों से, मूडी को, तो ही बैक्ड आउट। लेकिन उसके बाद एक एक फिर दोबारा एक स्टेटमेंट आ गई ट्रंप की तरफ से कि नो, मूडी सेड दिस थिंग। सो इसके बावजूद जो एग्रेशन हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ रॉ मिल के जो इंटरनल यहाँ पे इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश करता है रिलेटेड टू टेररिज्म इन वन वे और दी अदर, वो टेररिज्म किसी भी सूरत में हो सकता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाउ शुड वी शेप अप ऑल दीज थिंग्स? कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है कि मीडिएशन वाकई ही हो? ऐसी सिचुएशन में ट्रंप को अगर आप एक न्यूट्रलिटी से देखें, एक बैलेंस रखें रिपब्लिकन पार्टी में और डेमोक्रेट में, आप तो सिर्फ ये देखें कि आपके इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बेस्ट कौन आदमी है। और जब ट्रंप के साथ वो एंगेजमेंट हुई कि ट्रंप को ऐसा लगा कि देखिए पाकिस्तानी तो ऐसे लोग नहीं हैं जो मुझे इतनी ज़ोर से अपोज करेंगे, बल्कि हो सकता है कि पाकिस्तानी तो मुझे एक अच्छी निगाह से देखें। तो आप देखिए ट्रंप का एकदम से जो सारा का सारा जो उसका जो विज़न है, उसका जो एटीट्यूड है पाकिस्तानियों की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, वो चेंज होना शुरू हो गया। और इतना चेंज हुआ कि उसने 2 दफ़ा इंडिया से कहा कि जी कश्मीर का मीडिएशन कराओ, मैं मीडिएशन करने को तैयार हूँ। और मैं आपको बताऊँ,
अगर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ये मीडिएशन कर दे, ही विल गो डाउन इन हिस्ट्री, और फेयर मीडिएशन कर दे और देखे कि क्या कितना जुल्म व तशद्दुद इंडिया अब तो क्लस्टर बम फेंक रहा है, जो कि यूएन जिनीवा कन्वेंशन है, उसका एक आर्टिकल है जिनीवा कन्वेंशन ऑन क्लस्टर बम्स, उसकी वायलेशन है। आर्टिकल 1 है, क्लस्टर बम्स के यूज़ किसी हालत में नहीं होगा। तो ये एक आप समझिए। अच्छा, फिर साथ साथ उसका बैकग्राउंड ये है कि वो जो अमेरिका समझ रहा था कि इंडिया फाइनेंशियली और इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में अमेरिका की इतनी उसकी मदद हो जाएगी, तो वो भी नहीं हुआ। सो मच हो कि जो इतने फेवर्ड नेशन वाला जो स्टेटस था जो इंडिया को उन्होंने दे दिया था एक्सपोर्ट्स वगैरह के इशू पे, तो वो भी उन्होंने उसको विड्रॉ किया, चेक किया। तो ये पाकिस्तान के पास एक बड़ा सुनहरी मौका है। पाकिस्तान बैलेंस करे। चाइना तो हमारा भाई है, दोस्त है, रशिया से भी अब अल्लाह का शुक्र है बड़ी दोस्ती हो गई है, और इसी तरह अमेरिका से भी उसी तरह दोस्ती करनी चाहिए। पाकिस्तान का कोई एनिमी नहीं है, और पाकिस्तान किसी भी तरह किसी से ना उसका बुग़्ज़ है। पाकिस्तान बिलीव्स इन लिविंग एंड लेट लिविंग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक चीज़ ज़रा समझाइएगा। एक वीडियो आती है मंजर आम पर और कहा जाता है कि जनाब नवाज शरीफ के जो केसेस थे जिन जज साहब ने डिसाइड किए थे, उनके बारे में एक वीडियो आ जाती है। वो कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक गलत है, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब के केस पे कोई असर पड़ेगा उस वीडियो के बाद? खैर बात यही है कि अब इसका फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि ये वीडियो जो है वो अगर अफेक्ट करती है या नहीं अफेक्ट करती। मेरी अपनी दानिस्त में जो मेरी एनालिसिस है वो ये है कि देखिए, इल्ज़ाम ये है कि इनके मेफेयर में फ़्लैट्स थे, ठीक, और उसकी मनी ट्रेल नहीं है। जब तक उन मेफेयर फ्लैट्स की मनी ट्रेल नहीं आ जाती तो उसमें कुछ होना नहीं है। ये थोड़ा सा साइड का इशू ज़रूर चला गया कि वो जज, अगर तो ये जजमेंट जज ने दिया और ये तमाम चीज़ें उसके बाद की हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है। और फिर अगर मनी ट्रेल नहीं आती तो फिर अदालत ने क्या कहना है। तो ये तमाम बातें जो हैं दरअसल रेलेवेंट होंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, जो कि अपील सुन रही है, या सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो कि उसने एक पिटिशन डिसाइड की है, कोई ऑर्डर्स पास किए हैं इसमें, एक सुओ मोटो एक्शन भी लिया था। तो मेरा ख्याल ये है कि ये कहना थोड़ा सा कब्ज़ वक्त है, लेकिन बहरहाल जो चार्ज है कि मनी ट्रेल नहीं है, ये बड़ा रेलेवेंट है, क्योंकि करप्शन बहरहाल करप्शन है, और अगर मनी ट्रेल है तो बात ख़त्म हो जाती है, वो बरी जमा हो जाते हैं, वो अक्विट होके आ जाएं, और मनी ट्रेल नहीं है तो देन इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल। ओके फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो जी। इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो सर। और जैसे मैंने पहले आपको बोला था जनाब कि बैरिस्टर सैफ साहब से भी पूछेंगे अंदर की कहानी, और जो क्लिप बड़ा वायरल हुआ है, लेकिन हकीकत क्या है, बैरिस्टर सैफ साहब से पूछते हैं। एक छोटी सी ब्रेक और वापस आता हूं। सोशल मीडिया पे एक क्लिप चल रहा है और वो आप उसमें प्रोबेबली, एलिजिडली, रिपोर्टेडली आप कह रहे हैं जी 54 वोट्स। ये 54 आपने कहा था, नहीं कहा था, या क्या आपने कहा था, या उससे आगे क्या बात हुई, वो जरा हमें बयान तो करें, हम तो सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ वो क्लिप देखा 54 तक। उससे पहले क्या हुआ या उसके बाद क्या हुई बात, वो हम नहीं सुन पाए, हमारे पास वो क्लिप मौजूद नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है, व्हाट इज द रियलिटी, वो जरा हमें बता दें। जी राना साहब, बात यह है कि मेरे ख्याल में कोई 17-18 सेकंड की वीडियो है, और इन्होंने जिसने भी बनाई है उसने वही एक हिस्सा गुफ्तगू का उसमें दिखाया है, जिसमें जो सेक्रेटरी सेनेट है और उनका स्टाफ जो सामने बैठा होता है, वो जब गिनती खत्म हुई वोटों की, तो वो मुझे बता रहे हैं कि इतने वोट फेवर में आए, इतने अगेंस्ट में आए, वो डिटेल दे रहे थे मुझे। उसमें जो बात हुई उसका सिंपल इतना सा वो था लुबे लुबाब, कि वो मुझे कहता है कि 50 फॉर रेजोल्यूशन आए हैं, यानी रेजोल्यूशन के हक में 50 वोट आए हैं। तो
और मुझे यही इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि फेवर में कितने आए, क्योंकि अगर फेवर में 53 आते थे इसका मतलब है रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट हो गई, एक्सेप्ट हो गई। और अगर 50 कम होते, 52 होते, 51 होते, 50 होते, तो रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो गई। तो वो मुझे कहता है कि 54। अच्छा, इस दौरान आपको अगर नोट करें तो जैसी गिनती खत्म हुई तो अभी फॉर्मली हमने काउंटिंग भी नहीं की थी वोटों की, सिर्फ वोट पोलिंग बॉक्स से उठा के वो डब्बों में 3 डब्बे थे, जिसमें एक में यस के वोट थे, एक में नो के थे और एक में रिजेक्टेड वोट थे। उनमें उन्होंने डाले तो लोगों ने अपने अंदाजे से जो देख रहे थे, सेनेटर्स भी ऊपर गैलरी में, सारे जर्नलिस्ट भी बैठे हुए थे, उनको भी नजर आ रहा था कि 50 के करीब वोट एक डब्बे में गए हैं और बाकी 45 दूसरे में थे और 5 या 6 मुस्तरद थे। तो सेक्रेटरी मुझे कह रहा है उस वक्त के 50 फॉर द रेजोल्यूशन, तो वो उसने मुख्तसर से कहा कि 54 में आ गए, जिसका मतलब था कि रेजोल्यूशन के हक में 50 वोट आए। अच्छा, क्योंकि बैकग्राउंड में लोगों ने वो शोर शराबा शुरू कर दिया, दोनों तरफ से शोर शराबा शुरू हो गया, तो मैंने ये सुना या समझा कि ये 54 की बजाय मैंने ये समझा कि शायद ये 54 कह रहा है। अच्छा, तो मैं रिपीट करता हूँ कि 54 इतनी बात हुई। उसने कहा कि उसने जो बात की वो ऑडिबल नहीं है, कि उसने यही मुझे कहा कि नहीं 50 करारदाद के हक में ये 50 फॉर द रेजोल्यूशन। अच्छा, उसके बाद मेरा एक और जुमला है, अगर आपने सुना होगा, जो उसमें वीडियो में है, कि मैं कहता हूँ कि अच्छा ये तो फिर उड़ गया। उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे मैं कह रहा हूँ कि शायद मतलब जो मुखालिफ कैंडिडेट है वो उड़ गया, या मुखालिफ रेजोल्यूशन उड़ गई, या चेयरमैन उड़ गया। असल में वो बात और थी। मेरे सामने एक प्रिंटेड वर्जन है, तमाम वर्बैटम जो वहां पर इंस्ट्रक्शंस मैंने देनी थी और बोलनी थी, वो मैं आपके साथ क्या कि बल्कि तमाम मीडिया के साथ आपके तवज्जुह से किसी आप शेयर भी कर सकते हो। आप कहेंगे वो कोई 8-10 पेज का डॉक्यूमेंट है। अच्छा। जो हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने, चेयरमैन सेनेट के सामने जो भी सदारत कर रहा होता है उसको प्रिंटेड वर्जन दिया जाता है, उससे वही अल्फाज बोलते हैं, क्योंकि वो रूल और प्रोसीजर के मुताबिक वही अल्फाज अदा करने होते हैं। ठीक। तो वो मेरे सामने एक पेपर पड़ा हुआ था जिसपे ये लिखा हुआ था कि अगर रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपने ये जो पैराग्राफ ए है ये पढ़ना है, ठीक है, कि रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो गई और जो चेयरमैन साहब जो है वो डी सीट हो गए। ठीक। और अगर रेजोल्यूशन की फेवर में कम वोट पड़ते हैं और रेजोल्यूशन रिजेक्ट होती है तो फिर आपने ये दूसरा पैरा बी पढ़ना है। ठीक। तो जब वो मुझे कहता है 54, मैंने वो जब क्लैरिटी ली, मैंने कहा 54, उसने कहा कि नहीं 54 यानी हक में आए हैं। अच्छा। तो मैंने फिर कहता हूं कि अच्छा इसका मतलब है कि ये तो उड़ गया। मैंने उस वक्त ये बात उस पैरा के बारे में की और उस सेक्रेटरी के सामने मैंने उसको इस तरह क्रॉस किया कि अच्छा ये तो उड़ गया, यानी मैं अब ये नहीं बोलूंगा बल्कि ये दूसरा वाला बोलूंगा। ठीक। जो रिजेक्ट की शक्ल में है। ठीक। रिजेक्ट की सूरत में। ठीक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस वही छोटा सा वर्बैटम उठा के उसको वीडियो पे डालकर ये तासुर देने की कोशिश की कि जैसे करारदाद के हक में 54 वोट आए हैं लेकिन रिजल्ट मैंने 50 के अनाउंस किया। अब इसमें मैं एक और बात भी आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि राना साहब, मुझे नहीं पता कि आप उस वक्त वो वहां हॉल में थे या नहीं थे, लेकिन लेफ्ट साइड पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लेफ्ट साइड पे सहाफियों की गैलरी होती है। आप यकीन करें वहां से एक एक चीज नजर आ रही थी। मेरी विजिबिलिटी नहीं थी क्योंकि मेरे सामने सेक्रेटरी सेनेट और वो ज्वाइंट सेक्रेटरी खातून जो थी और वो एक और सेक्रेटरी साहब थे, वो तीनों खड़े हुए थे जब वोट गिने जा। तो मैं क्लियरली डब्बे से वोट निकलते हुए भी नहीं देख रहा था, मुझे उनकी बैक नजर आ रही थी, लेकिन पूरे सेनेट के हॉल को दोनों तरफ गैलरियों से और इवन सेनेटर्स हजरात को भी नजर आ रहा था। और मुझे ये भी नजर आ रहा था कि मियां रजा रब्बानी, शहरी रहमान साहिबा, फारूक नाइक साहब, मुशाहिदुल्लाह खान साहब और राजा जफरुल हक साहब अपोजिशन की तरफ से, और आजम स्वाति और कुछ और लोग ट्रेजरी की तरफ से बाकायदा एक एक वोट को निकलता हुआ भी देख रहे थे। और जिस टोकरी में वोट जा रहा था उसको भी वो देख रहे थे कि यस की टोकरी में जा रहा है या नो की टोकरी में जा रहा है। ठीक। यही वजह थी कि जितने वोट यस की टोकरी में पड़े वो तमाम हॉल में सेनेटर्स ने भी गिने। ऊपर गैलरी में मुझे कई मेरे साथी दोस्तों ने बाद में बताया कि हमें तो जैसे ही हमने 50 वोट डब्बे में पड़ गए और बाकी उधर आ गए, हमने कहते हैं कि आपके ऐलान से पहले अपनी न्यूज चलाना शुरू कर दी कि जी वो करारदाद रिजेक्ट होगी क्योंकि 50 वोट मिले। तो ये तो एक ऐसी हकीकत है कि पूरे हॉल ने देखी, पूरे मीडिया ने देखी, हर आंख रखने वाले आदमी को वो हाथ नजर आ रहे थे, वो वोट जो यस या नो के डब्बे में जा रहे थे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि वहां पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से सेक्रेटरी जो उनके जो पोलिंग एजेंट थे वो सेनेटर जावेद अब्बासी साहब थे। अब जावेद अब्बासी साहब इनके एक सीनियर सेनेटर हैं, इनके सीनियर रहनुमा, इससे पहले एमपीए रहे हैं, सालों साल से उनकी वाबस्तगी है। वो एक एक वोट गिन रहे थे।
अब मैं कैसे अपनी तरफ से कह सकता हूं कि 54 वोट थे लेकिन मैंने उसको रिजल्ट में 50 कर दिया। यानी इससे बड़ी हिमाकत और लफ्ज बात हो ही नहीं सकती। सिर्फ मेरी उस क्वेरी को जो मैं शोर की वजह से ना सुनने की वजह से मैं समझा कि वो 54 की बजाय 54 कह रहा है, तो मैंने ठीक ही उसने कहा नहीं 50 हक में आए। चिट पे उसने मुझे लिख के दी, मैंने अपने उसमें जो मैंने बोलना था उसमें लिखा और मैंने कहा चलो ये पहला वाला पैरा उड़ गया, अब मैं दूसरे पे आऊंगा, दूसरा मैंने पढ़ना है। दैट वाज ऑल। लेकिन उसको इन्होंने जो है सियाको सबाब से हटकर और एक इशू बना के पेश किया। और उसके बाद देखिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनकी तरफ से एक ट्वीट आती है जिसको ज्यादा वायरल किया गया, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाकायदा स्टेटमेंट दे दी इसके हवाले से। मुझे अफसोस ये हुआ कि ये वो लोग हैं जो कौम की अमामत और क़यादत के दावेदार बनकर सामने आ रहे हैं। अगर बगैर किसी तहकीक के ये इतना नहीं करते कि ये पहले कंफर्म करने की सिचुएशन क्या थी और फौरन बयानात देना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि अपने गिरबानों में देखें कि इनके 14 सेनेटर्स ने इनकी पीठ में छुरा घूम के इनकी करारदाद के खिलाफ वोट दिया, वो उस पर मट्टी डाल रहे हैं और एक फजूल सी बेमानी गैर जरूरी जुमलेबाजी को या जुमलों को उठाकर उससे एक इशू खड़ा कर रहे हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूं, आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं चैलेंज करता हूं दोनों को और तमाम लोगों को जो ये समझते हैं कि इस वोट में धांधली हुई है वो आए। सेनेट के अंदर ये रिकॉर्ड सारा सील पड़ा हुआ है तमाम वोट का, कोई एक वोट उसमें कम बेश नहीं है। 103 जो पोल हुए थे, 103 नहीं, 2 जमात इस्लामी के एब्सटेंशन थी और एक जो है इसाक डार साहब नहीं थे और एक चौधरी, 4 वोट निकाल के 100 वोट पड़े। 100 वोट का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है सील्ड हालत में। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने चले जाते हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने जाते हैं, ये आपकी मीडिया के सामने आते हैं, जिधर जाना चाहे। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये आए, इनके सामने वो बक्से खुलेंगे, तमाम मीडिया के कैमरे बक्सों पे होंगे, ये गिने, अगर वहां इनके हक में 54 वोट निकल आए तो मुझे जो सजा देना चाहे मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर ये 50 निकलते हैं तो फिर इनको पहले तो कौम से माफी मांगनी चाहिए, फिर शर्म और शर्मिंदगी का इजहार करके सियासत छोड़कर दूसरा कोई काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, आपने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया। यू सेड के 54 FOR फॉर, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज व्हाट यू वर ट्राइंग टू से, 54 या 50 अगेंस्ट, ऐसी बात है नहीं बैरिस्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चैलेंज करता हूँ ये आए और ये एक काम करें ना, मुझ पर इल्जाम लगाने की बजाय जरा अपने उन लीडरान से जो पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाए सेनेट में खड़े थे और जावेद अब्बासी साहब जिनके पोलिंग एजेंट थे, उनसे बात करें ना, उनसे तो पूछे कि वो क्या कहते हैं। उनके बयानात नहीं चला रहे, उनसे ये सवाल नहीं कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया पे एक हंगामा खड़ा किया हुआ है। और दूसरी एक और बात भी मैं बताऊं कि मैं तो वोटिंग के गिनने के अमल में था ही नहीं। अगर आप वो फुटेज देख लें, मैं तो 10 फुट दूर बैठा हुआ हूँ, ऊपर सीट पे बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने तो मतलब ना वोट था ना मैंने किसी वोट को, सिवाय अपने वोटों को जो 2 मैंने डाले हैं उसके सिवाय तो मैंने वोट की पर्ची को हाथ भी नहीं लगाया। तो हाउ कुड आई मतलब जो है वो हाइड दोस 4 वोट्स और उनको मैंने कोई जेब में डाल के हाल से तो नहीं बात लेके कि इनके वोट कम हो गए, मेरे पास तो थे ही नहीं। मैं तो सिर्फ रिजल्ट अनाउंस किया और रिजल्ट जो मुझे दिया गया इनके सामने गिने गए और दिया गया और मैंने अनाउंस कर दिया। सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए सिर्फ इतना ही थी। राना मुबश्शिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।